हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों। आज टेंथ स्टैंडर्ड स्टार्ट करेंगे। टेंथ स्टैंडर्ड का मतलब फर्स्ट चैप्टर लेंगे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है और टेक्स्ट बुक का ही पहला चैप्टर है। चैप्टर स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा नाइन्थ का रिकैप कर लेते हैं, ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा एक मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा वो नाइन्थ वाला, तो ये समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। नाइन्थ का जो टॉपिक था, एक ही टॉपिक लेना है, वो भी है क्या, फिजिकल और केमिकल चेंज। ठीक है, अब आप में से मोस्ट ऑफ लोगों को ये पता ही होगा कि फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है। ठीक है, फिजिकल चेंज बेसिकली क्या है, तो फिजिकल चेंज इज द चेंज ऑफ मैटर दैट अकर्स विदाउट चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, एक ऐसा चेंज, ठीक है, फिजिकल चेंज क्या है जिसमें सिर्फ स्टेट में चेंज आता है मैटर के। ठीक है, मैटर का कंपोजिशन जो केमिकल कंपोजिशन है, ठीक है, वो चेंज नहीं होता। मतलब फॉर एग्जांपल वाटर है, ठीक है, वाटर H2O है, तो वो सॉलिड रहेगा तो भी वो H2O ही है, और वो लिक्विड में रहेगा तो भी वो H2O ही है। ठीक है, खाली स्टेट में चेंज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं आता, तो वो है हमारा फिजिकल चेंज। ठीक है, केमिकल चेंज क्या है, जिसमें स्टेट में चेंज आता है। उसके अलावा देखो, स्टेट में चेंज आ सकता है, स्टेट में चेंज नहीं भी आ सकता है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसमें कंपोजिशन में चेंज आता है। ठीक है, इसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज आएगा, तो ये लिखा है केमिकल चेंज इज द चेंज ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर में जो केमिकल सब्सटेंस है वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी वाटर था, वाटर किसी और सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके कुछ और सब्सटेंस बना देगा। ठीक है, तो उसमें जो H2O का ओरिजिनल फॉर्म था वो H2O दूसरे सब्सटेंस में नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो फिजिकल चेंज क्या है, स्टेट में चेंज आना। ठीक है, अच्छा सर, तो स्टेट में चेंज आने का मतलब कि मैं अगर गुजरात में हूँ और मैं महाराष्ट्र चला गया तो मैंने अपना स्टेट चेंज कर लिया। ठीक है, तो वैसे ही अगर मैं सब्सटेंस को गुजरात से महाराष्ट्र लेके जाऊँ तो सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो जाएगा। चीकू चुप रहे बेटा, ठीक है, बहुत गंदा था। चल, तो स्टेट में चेंज आने का मतलब समझ गए। ठीक है, फिजिकल और केमिकल चेंज। ठीक है, अच्छा, फिजिकल और केमिकल चेंज का एक और डिफरेंस ये है कि फिजिकल चेंज में नो न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट्स नहीं बनते। ठीक है, पर केमिकल चेंज में न्यू प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, फिजिकल चेंज में नए प्रोडक्ट्स नहीं बनते, क्योंकि केमिकल कंपोजिशन में चेंज आता ही नहीं है, तो नया सब्सटेंस कहाँ से बनेगा, वही सब्सटेंस रहता है, बस स्टेट चेंज हो जाता है। और केमिकल चेंज में क्या होता है कि नया प्रोडक्ट भी बनता है। ठीक है, अच्छा, एक और डिफरेंस है कि चेंजेस हैव नो इफेक्ट ऑन केमिकल बॉन्ड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, फिजिकल चेंज में क्या होता है कि जो केमिकल बॉन्डिंग होती है सब्सटेंस के बीच में, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर H2O है। ठीक है, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो प्रेजेंट होते हैं, दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके बीच में आपस में कुछ बॉन्डिंग होती है। उस बॉन्डिंग में कोई चेंज नहीं आता अगर फिजिकल चेंज हुआ है तो। ठीक है, लेकिन अगर केमिकल चेंज आया है तो बॉन्डिंग में फ़र्क आता है, जो केमिकल बॉन्डिंग होती है वो टूट जाती है। ठीक है, नए बॉन्ड्स बन जाते हैं, पुराने बॉन्ड्स टूट के नए बॉन्ड्स बन जाते हैं, तो इस तरह का चेंज आता है। ठीक है, तो केमिकल चेंज में क्या होता है, हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सब्सटेंस। तो किसी भी सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके केमिकल बॉन्डिंग पर फ़र्क आता है केमिकल चेंज में, पर फिजिकल चेंज में वो डिफरेंस, वो चेंजेस नहीं आते। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं कि जैसे फिजिकल चेंज में बता दिया मैंने, पानी है, पिघलाओ, वाटर है, मतलब अगर सॉलिड स्टेट में है, आइस है, तो भी वो वाटर ही है। ठीक है, लिक्विड में है तो भी वो वाटर ही H2O ही है। ठीक है, और अगर उसको वेपराइज कर दिया आपने तो भी वो वाटर ही है, H2O ही है। ठीक है, नॉर्मली हम लिक्विड स्टेट को वाटर कहते हैं, राइट, पर वो एक्चुअली में तो चाहे वो आइस हो, चाहे वो लिक्विड में वाटर हो, चाहे वो वेपर हो, सब कुछ H2O ही है। ठीक है, तो उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं आएगा, लेकिन केमिकल रिएक्शन जब हो जाएगा, यानी कि जब केमिकल चेंज आता है सब्सटेंस में, ठीक है, तो वो सब्सटेंस के अंदर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती हैं। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन की अपनी एक प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन की अपनी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, हाइड्रोजन भी आग जलाने में हेल्प करता है, ऑक्सीजन भी आग जलाने में हेल्प करता है, दोनों को हम कंबाइन करके एक कंपाउंड बना लेते हैं H2O वाटर, जो कि आग बुझाने में काम करता है। तो ये हमको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब केमिकल चेंज आया, दोनों ने आपस में रिएक्ट करके एक सब्सटेंस बना लिया, नया प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो न्यू प्रोडक्ट बना, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि न्यू प्रोडक्ट बनता है, न्यू प्रोडक्ट बना, उसकी प्रॉपर्टी में भी चेंज आ गया। ओरिजिनली वो दोनों जो सब्सटेंसेस थे उनके बॉन्ड्स कुछ इस तरह से थे कि वो आग लगाने में हेल्प करते थे, आग को प्रमोट करते थे, लेकिन अब ये कंबाइन होकर एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं जिसकी वजह से इनके अपने बॉन्डिंग में चेंज आ गया है, और इनका केमिकल कंपोजिशन कुछ इस तरह से चेंज हो चुका है कि अब ये आग को बुझाने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो फिजिकल और केमिकल चेंज का डिफरेंस मेरे हिसाब से अब क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो तो 10th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स पर आ जाते हैं। NCERT की बुक में स्टार्टिंग में हमको कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं कि ये चीज़ें आप ऑब्जर्व करो। ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर इन समर। समर में अगर आप दूध को छोड़ दो, ठीक है,
आपको एक्सपीरियंस होगा ही, अगर दूध समरी क्या ठंडियों में भी अगर हम छोड़ दें ज़्यादा टाइम के लिए तो दूध में कुछ चेंज आ जाता है, राइट, खट्टा हो जाता है दूध, ठीक है, जो नॉर्मली हम कहते हैं कि दूध फट जाता है। अच्छा सर, अगर दूध फट जाता है तो क्या हम दूध को सिल नहीं सकते? देखो मेरी क्लास में लतखोरों की कमी नहीं है, बेहुदे बेहुदे जोक्स मारते रहते हैं, ठीक है। तो दूध फट जाना, ठीक है, समझ सकते हो कि दूध खट्टा हो जाता है, ठीक है, और वो मतलब ऑलमोस्ट कर्ड बन जाता है, ठीक है, तो वो हमारे मतलब मिल्क एज अ मिल्क यूज़ में नहीं रहता, ठीक है। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ जाता है, ठीक है। वहाँ सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हुआ, ठीक है, अभी लिक्विड का लिक्विड ही रहेगा, और बोलोगे कि थोड़ी बहुत दही जम जाती है तो थोड़ा सेमी सॉलिड शेप में मतलब सेमी सॉलिड स्टेट बन जाता है उसका, बट फिर भी स्टेट में चेंज भले आया लेकिन वो दूध नहीं रहेगा, राइट, क्योंकि वो अब उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ चुका है, ठीक है, वो कर्ड बन चुका है। ओके, फिर एक और ऑब्जर्वेशन दिया है हमको, आयरन नेल या कोई भी आयरन से बना हुआ ऑब्जेक्ट है, अगर वो हम एक ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, मतलब बाहर नॉर्मली ह्यूमिडिटी होती ही है एटमॉस्फेयर में, हम उसे छोड़ दें तो देखा है हमने उसके ऊपर एक रेड कलर की लेयर चढ़ जाती है, ठीक है, जिसे हम आयरन ऑक्साइड की लेयर कहते हैं या रस्टिंग कहते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है, रस्ट बन जाता है उसके ऊपर। तो ये ऑब्ज़र्व किया हमने कि जो रस्ट होता है, ठीक है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आयरन से अलग होती हैं, ठीक है, वो आयरन नहीं होता, वो आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर चेंज आ गया है। कैसे चेंज आया है कि वो जो आयरन है, आयरन क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है, ठीक है, मॉइस्चर वगैरह प्रेजेंट है, उसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है वहाँ पर उसके साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और वो आयरन ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में ह्यूमिड क्लाइमेट में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। एक्चुअली में ऑक्सीजन के साथ वाटर का भी रोल रहता है, इसलिए ह्यूमिड क्लाइमेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो हम आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। अच्छा, फिर आता है ग्रेप्स फर्मेंटेड, ठीक है, जब हम ग्रेप्स को फर्मेंट करते हैं, फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, ठीक है, कुछ ईस्ट वगैरह हम डाल देते हैं उसमें और उसको सड़ाते हैं, ठीक है, तो वो बन जाता है क्या, अल्कोहल। गणपत चल गणपत कौन था ये? सुधर जा भाई, सुधर जा, ऐसी हरकतें मत करो, ठीक है। अल्कोहल बन जाता है ग्रेप्स के फर्मेंटेशन से। दूसरा प्रोसेस है फूड इज़ कुक्ड, जब खाना पकता है तब क्या होता है। हम तो खा लेते हैं। अच्छा, हम भी खाते हैं, हम फेंकते नहीं हैं, ठीक है। तो फूड जब कुकिंग होती है तो क्या होता है कि फूड को जब हम कुक करते हैं तो उस जो सब्सटेंस है, जो सब्सटेंस को आप कुक कर रहे हो, उसके केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आते हैं, ठीक है, उसमें कुछ केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कुक करने पर सॉफ्ट हो जाते हैं और कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं वो कुकिंग करने पर हार्ड हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम बता दूँ, सपोज राइस है, राइस को अगर हम बॉईल करते हैं, ठीक है, हम कुकिंग करते हैं उसका, तो तुमने देखा होगा राइस स्टार्टिंग में बड़ा हार्ड होता है, ठीक है, और जब उसको कुक कर दिया जाता है तो सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसके फिजिकल स्टेट में थोड़ा बहुत चेंज आया, लेकिन उसके केमिकल कंपोजिशन में भी चेंज आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा फॉर एग्जांपल एग है, एग होता है तो उसका ऊपर का शेल होता है तो नॉर्मली हार्ड होता है, लेकिन अंदर तो लिक्विड होता है, ठीक है, लेकिन जब हम एग को बॉईल कर देते हैं, यानी हम कुक कर रहे हैं उसको बॉईल कर देते हैं, तो हमने देखा है कि वो जो लिक्विड होता है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर भी कुछ बायोलॉजिकल और केमिकल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से वो ऐसा हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा एक और ऑब्जर्वेशन है कि फूड गेट डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, जब फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है तब क्या होता है, तो फूड जब डाइजेस्ट होता है तो उसमें भी यही होता है कि हम जो सब्सटेंसेस लेते हैं वो फूड के अंदर विटामिन्स, प्रोटीन्स और वगैरह कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह वगैरह सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें जब फूड हमारे बॉडी में एंटर होता है एज अ होल, जब हम उसको मतलब लेते हैं अंदर, खाना पूरा स्टमक में ले जाते हैं, तो उसके अंदर हमने ऑब्जर्व किया है कि कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं हमारे बॉडी में, सेल वगैरह उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करता है। उसके अलावा और भी कुछ एंजाइम्स होते हैं बॉडी में जो उसके ऊपर एक्शन करते हैं, रिएक्शंस करवाते हैं, ठीक है, तो इस तरह से उसके अंदर भी कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं, ठीक है। उसके अलावा है कि व्हेन वी रेस्पायर करने का मतलब क्या, फूड जब डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद उसके अदर सारे फॉर्म्स जो हैं उसमें से कुछ फॉर्म एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, इंटेस्टाइन्स में अगर अलग अलग जगह हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं। जब वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, वो ऑक्सीजन जाके इन सब्सटेंसेस को और तोड़कर उसमें से एनर्जी निकालता है, यानी वहाँ पर भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये जितने एग्जांपल्स हमने देखे, ठीक है, ये सारे के सारे एग्जांपल्स एक तरह के केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शंस ही थे, तो इसीलिए हमको ये ऑब्जर्वेशंस दिया है बुक में, स्टार्टिंग से ऑब्जर्व करो, और ये जितने भी ऑब्जर्वेशंस हमने देखे सारे के सारे एक तरह के केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम एक्टिविटीज़ दी हैं बुक में। पहली एक्टिविटी दी है, पहली एक्टिविटी में ये बताया है
कि आप ले लो एक मैग्नीशियम का रिबन, ठीक है। मैग्नीशियम नॉर्मली सिल्वरी वाइट कलर का मिलेगा आपको, ठीक है। उसको पहले ना क्या बोला है, सैंड पेपर से घिस के साफ़ कर दो। क्यों साफ़ कर दो? क्योंकि उसके हो सकता है कि ऊपर कुछ इम्प्योरिटीज़ लगी हों, ठीक है। और इम्प्योरिटीज़ मतलब आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट जो आप एक्टिविटी में देखना चाहते हो वो रिजल्ट ना दे, इसलिए उसको साफ़ कर लेना ज़रूरी है। उसको साफ़ करने के बाद क्या करना है, एक बंसन बर्नर लेना है। बर्नर के सामने आप अपने गैस स्टोव पे भी उसको जला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसको एक टोंग से पकड़ो रिबन को और आग के सामने लाओ, उसको थोड़ा जलाने की कोशिश करो, ठीक है। जब हम उसको जलाएंगे तो हम क्या ऑब्ज़र्व करेंगे, हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि वो वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जलेगा, मतलब बड़ा ही ल्यूमिनस लाइट देता हुआ, ठीक है, फ्लैश करता हुआ जलेगा और वाइट कलर का फ्लेम देगा, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होगा कि आप देखोगे कि जैसे जैसे रिबन जलता जाएगा, ठीक है, रिबन तो छोटा होता जा रहा है और वो रिबन जल के पाउडर फॉर्म में नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो उस पाउडर को कलेक्ट करने के लिए हम एक वॉच ग्लास यूज़ करेंगे, उस वॉच ग्लास में हम उसको मतलब कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब उस पाउडर को आप देखोगे तो वाइटिश कलर का पाउडर है, ठीक है, वाइट पाउडर है। ये वाइट पाउडर क्या है, ठीक है, ये वाइट पाउडर मैग्नीशियम नहीं है, मैग्नीशियम सिल्वरी वाइट था और ये पूरा पाउडरी वाइट है, ठीक है, और एकदम वाइट कलर का दिखेगा। तो दोनों में क्या फ़र्क हुआ, ठीक है, मैग्नीशियम जब जला, ठीक है, एयर में, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में चला, तो ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर गया और बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि जो वाइट पाउडर है आपका, ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना कि जब आप ये एक्टिविटी करो तो अपनी आंखों को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो डेजलिंग फ्लेम के साथ जलेगा वो आपको नुकसान कर सकता है। तो उसे खुद से दूर रख के जलाना है, ठीक है, बॉडी से थोड़ा दूर रख के, आंखों से दूर रख के जलाना है, ठीक है। तो देखा आपने कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल रहा है, ठीक है, और उसने बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो उसका रिएक्शन ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अब आते हैं एक्टिविटी 2 पर। एक्टिविटी 2 क्या है? एक्टिविटी 2 थोड़ी इंटरेस्टिंग है, मस्त है। बोला है टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब और फ्लास्क और बीकर, मतलब किसी में भी, टेस्ट ट्यूब में, फ्लास्क में या फिर बीकर में हम लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन ले लेते हैं। उसके अंदर ऐड करेंगे हम पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन, ठीक है। दोनों का सॉल्यूशन ऐड करना है, ठीक है, दोनों लिक्विड में होंगे। और ख़ास बात यह है कि दोनों के दोनों लिक्विड कलरलेस है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इमेज में कि एक जो हमने लिया हुआ है, एक फ्लास्क में हमारा, बीकर में हमारा क्या है, जो अंदर रखा हुआ है, दैट इज़ लेड नाइट्रेट, ठीक है। और उस पर हम ऊपर से ऐड कर रहे हैं क्या, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। दोनों कलरलेस हैं, लेकिन जैसे ही दोनों मिक्स हो रहे हैं, ठीक है, जैसे ही दोनों मिक्स हो रहे हैं, आप ऑब्जर्व करोगे अंदर मतलब क्लाउडी टाइप में येलो कलर का एक सॉलिड बनेगा, क्लाउडी टाइप का पूरा अंदर देख रहे हो आप इमेज में, ठीक है, कि वो येलोइश कलर का एक चीज़ दिख रहा है अंदर, ठीक है। ये येलो सॉलिड क्या है, ठीक है, ये येलो सॉलिड है लेड आयोडाइड। क्या है, लेड आयोडाइड। इसके साथ साथ एक वाइट सॉलिड भी बनता है, ठीक है, ये दोनों प्रेसिपिटेट्स एक तरह के, ठीक है। जो वाइट सॉलिड बन रहा है वो पोटेशियम नाइट्रेट है, लेकिन वो वाइट सॉलिड आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि जो येलो सॉलिड बन रहा है, यानी कि जो हमारा लेड आयोडाइड है, ये येलोइश कलर है, ये क्या करेगा, उस वाइट वाले को ओवरटेक कर लेगा। मतलब समझ लो ना कि वाइट कलर है कहीं पर, उसमें आप कोई भी कलर मिला दो तो आपको दिखेगा क्या, वो दूसरा कलर दिखेगा। वाइट में रेड मिला दो रेड दिखेगा, वाइट में येलो मिला दो येलो दिखेगा, वाइट में ब्लैक मिला दो ब्लैक दिखेगा। तो वाइट में कोई भी कलर मिला वही कलर दिखता है। तो ऐसा ही है कि पोटेशियम नाइट्रेट भी बन रहा है वहाँ पर, जो कि वाइट सॉलिड है, ठीक है, लेकिन क्योंकि येलो सॉलिड भी बन रहा है लेड आयोडाइड, तो लेड आयोडाइड जो येलो कलर का है वो वाइट वाले को ढक दे रहा है, ठीक है, इसलिए आपको खाली येलो वाला कलर दिखेगा, ठीक है। इसका रिएक्शन कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। किया रिएक्शन में क्या होगा, लेड नाइट्रेट था, पोटेशियम आयोडाइड था, ठीक है। लेड कहाँ चला गया, आयोडीन के साथ रिएक्ट कर गया, आई के साथ, और नाइट्रेट जो था वो पोटेशियम के साथ, यानी KNO3 बन गया, सॉरी, ठीक है। तो इस तरह का कुछ रिएक्शन होता है, ओके। एक्टिविटी 3 पर आते हैं। एक्टिविटी 3 क्या है? अब इन सब एक्टिविटीज़ का मतलब है, ठीक है, यूं ही नहीं है, ठीक है। तब ये मत सोचना कि यार एक्टिविटी बताए जा रहे हो, आगे तो कुछ बता नहीं रहे हो। तो इन सब का एक ऑब्जर्वेशन हम एंड में लेंगे, ठीक है। एक्टिविटी 3 है कि टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क, या फिर टेस्ट ट्यूब में कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स लेने हैं हमको थोड़े बहुत, ठीक है। ये जिंक ग्रैन्यूल्स भी हमको सिल्वरी वाइट कलर के दिखेंगे, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब में या फिर एक फ्लास्क में हम कलेक्ट कर लेंगे, और इसके अंदर, ठीक है, जो फ्लास्क में या टेस्ट ट्यूब आपने लिया है उसके अंदर धीरे धीरे हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, HCl या H2SO4 डाइल्यूट फॉर्म में हम उसको थोड़ा थोड़ा अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ खास ध्यान रखनी है इस वक्त कि ये एसिड्स हैं, ठीक है। एसिड्स को संभालते वक्त हमेशा केयरफुल होना ज़रूरी है। बेहतर होगा हाथ पे ग्लव्स हों आपके, और फुल स्लीव एप्रॉन पहना हो आपने, और बॉडी से दूर रख के, ठीक है, ये एसिड को ऐड करना है, ठीक है।
उस फ्लास्क में या फिर उस टेस्ट में जिसमें आपने जिंक ग्रेन्यूल डाले हुए हैं। अब आपको ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्वेशन क्या है कि आप ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे कि जिंक ग्रेन्यूल्स जो हैं उसके आसपास कुछ बबल्स बन रहे हैं, ठीक है, बुलबुले निकल रहे होंगे। उसके अलावा क्या करना है, एक चीज़ और ऑब्जर्व करनी है कि आप फ्लास्क को या बीकर जिसने आपने लिया था उसको टच करो। आप टच करोगे तो फील करोगे कि वो गर्म हो गया है, ठीक है। तो ये दो तरह के ऑब्जर्वेशन है, एक तो बबल्स निकल रहे हैं, दूसरा क्या है कि वो गर्म हो गया है। अच्छा, अब ये बबल्स क्यों निकल रहे हैं और वो गर्म क्यों हुआ है? बबल्स निकलने के पीछे का रीज़न है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। वहाँ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है, एक गैस इवॉल्व हो रही है जिसकी वजह से वो बुलबुले बन रहे हैं और वो गैस उस मतलब सब्सटेंस में डिज़ोल्वेबल नहीं है, ठीक है, वो डिज़ोल्व नहीं हो सकती, इनसॉल्युबल गैस है, इसलिए वो गैस वहाँ से बाहर निकल रही है, तो आपको बुलबुले टाइप के दिखेंगे। उसके अलावा हीट प्रोड्यूस होने का वजह क्या है कि ये एक केमिकल रिएक्शन हुआ है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, एनर्जी रिलीज़ हो रही है सब्सटेंस में से, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन में मतलब एंडोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी देनी पड़ती है, एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज़ होती है, यहाँ पर एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो ये दो ऑब्जर्वेशंस का ये रीज़न है, ठीक है। तो इसका रिएक्शन कुछ इस तरह का होगा, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस H2, ठीक है, हाइड्रोजन गैस से हमारा इवॉल्व होगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गई एक्टिविटी 3। अब हमने 3 एक्टिविटीज़ की, इन 3 एक्टिविटीज़ में हमने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है। पहली एक्टिविटी में हमने ऑब्जर्व किया चेंज इन स्टेट, ठीक है। सब्सटेंस था कैसा, हमने देखा स्टेट और कलर दोनों में चेंज आया एक तरह से देखा जाए तो। स्टेट में क्या हुआ था कि वो पहले एक सॉलिड मास था, ठीक है, रिबन था, उसको आपने बर्न कर दिया तो एकदम पाउडर ऐश के फॉर्म में, ठीक है, पाउडर बन के निकल के गिरा और साथ साथ जो सिल्वरी वाइटिश कलर था वो पूरी तरह से वाइट हो गया, ठीक है। तो स्टेट और कलर दोनों में थोड़ा थोड़ा चेंज आया है। दूसरे ऑब्जर्वेशन में हमने दूसरी एक्टिविटी में क्या ऑब्जर्व किया हमने कि 2 कलरलेस लिक्विड्स को हमने मिलाए थे, ठीक है, 2 कलरलेस लिक्विड्स मिलाया, एक कलर्ड सब्सटेंस मिला, येलोइश कलर का हमको सब्सटेंस मिल रहा था, एक्चुअली वाइट और येलो दोनों मिल रहे थे, राइट, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि 2 कलरलेस सब्सटेंसेस मिक्स होकर एक कलर वाला सब्सटेंस, ठीक है, अलग अलग कलर वाला सब्सटेंस दे रहे हैं, ठीक है। तीसरे में क्या ऑब्जर्वेशन था कि एक गैस इवॉल्व हुई, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकली थी, मैंने बताया था जिंक ग्रेन्यूल वाले में, और साथ साथ क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस हो रहा था, यानी कि टेम्परेचर में चेंज आ रहा था, ठीक है, गर्म हो गया था ना, पहले नॉर्मल था फिर को गर्म हो गया, ठीक है। तो तीनों एक्टिविटीज़ में हमको कुछ खास ऑब्जर्वेशंस देखने को मिले। वो खास ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर, ये 4 ऑब्जर्वेशंस देखने को मिले हैं। अग्री करते हो, ठीक है। अच्छा, तो ये 4 ऑब्जर्वेशंस क्यों हमने स्टडी की है, तीनों एक्टिविटीज़ में जो 4 ऑब्जर्वेशन मिल रहे हैं ये बता रहे हैं, ये जो तीनों एक्टिविटीज़ आपने की हैं इन तीनों एक्टिविटीज़ में केमिकल रिएक्शंस हुए हैं, ठीक है, और केमिकल रिएक्शंस हुए हैं उन तीनों केसेस में आपने कुछ 4 ऑब्जर्वेशंस ऑब्जर्व किए हैं, ठीक है, किसी में कुछ किसी में कुछ, लेकिन इन 4 में से कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन देखने को आपको मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी आपको अगर ये बताना है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, ये बताने के लिए आपको ये 4 ऑब्जर्वेशंस नोटिस करने होंगे। इन 4 में से अगर कोई 1, 2 या 3 या 4 ऑब्जर्वेशन हो रहे हैं, ठीक है, चारों चीज़ें देखने को मिल रही हैं या कोई एक चीज़ या कोई 2 चीज़ ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये करते हैं, ठीक है। तो ये 4 ऑब्जर्वेशंस ज़रूरी हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द मिलेंगे, तो तब तक के लिए गुड बाय।